हेलो विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम किसे कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पूरी वीडियो को एक बार आप जरूर देख लीजिए। कंसेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम, इसको अंग्रेजी में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि अल्पकाल में, अब अल्पकाल के लिए कोई जो है वो निश्चित समय ऐसा नहीं है कि 2 दिन के लिए होगा या 10 दिन के लिए होगा, लेकिन यहाँ पर अल्पकाल का मतलब हम लोग समझते हैं कि हमारे पास इतना कम समय है कि हम उत्पादन के सभी साधन को परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी कि कुछ ही साधन को हम बढ़ा या घटा सकते हैं। कब? अल्पकाल में। तो इसलिए मैंने जो है एक वीडियो अपडेट आपको दिया था जहां पर मैंने बताया है स्थिर साधन क्या होते हैं और परिवर्तनशील साधन क्या होते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह पर दे दिया है। ठीक है, अब यहां पर देखो, कह रहे हैं कि अल्पकाल में जब केवल एक साधन परिवर्तन किया जाता है और बाकी अन्य साधन जितने भी होते हैं सबको स्थिर रखा जाता है, तो जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को हम बढ़ाते जाते हैं या अधिक से अधिक इकाइयों को काम पर लगाते जाते हैं, वैसे वैसे स्थिर और परिवर्तनशील साधनों का अनुपात बदलते चला जाता है। बात समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? यानी कि अल्पकाल में कुछ साधन तो स्थिर होते हैं, ठीक है, और कुछ साधन होते हैं परिवर्तनशील। इस बात को ध्यान रखिएगा। अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो जैसे जैसे हम अल्पकाल में क्या कर रहे हैं, परिवर्तनशील साधनों की अधिक से अधिक इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं या फिर अधिक से अधिक इकाइयों को काम पर लगा रहे हैं, वैसे वैसे स्थिर और परिवर्तनशील साधनों का अनुपात बदलते चला जाता है। आगे इसको हम लोग जो है टेबल की मदद से समझने वाले हैं। आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए हमने कैसे लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने आगे लिखा है कि उत्पादन के साधनों के अनुपात में परिवर्तन के कारण, यानी कि जो स्थिर साधन है और जो परिवर्तनशील साधन है, दोनों का जो अनुपात है उसमें परिवर्तन की वजह से ही उत्पादन में परिवर्तन को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। आप सबको समझ में आ गया होगा कि अच्छा, कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, और जब हम स्थिर साधन को स्थिर रख करके परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं तो स्थिर और परिवर्तनशील दोनों साधनों की मात्रा यहाँ पर जो है अनुपात में परिवर्तन आ जाता है, और उसकी वजह से उत्पादन भी एक अलग तरीके से परिवर्तन होता है। इसी को बोला गया है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। आगे ध्यान दीजिए हमने यहाँ पर किस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर कह रहे हैं कि इस नियम के अनुसार, यानी कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है या फिर जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है, उसके अनुसार यदि हम अल्पकाल में, फिर से कह रहे हैं, यदि हम अल्पकाल में परिवर्तनशील साधन या फिर परिवर्तनशील कारक, साधन भी बोल सकते हैं, कारक भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, तो परिवर्तनशील कारक की इकाइयों में वृद्धि करते हैं तो कुल उत्पादन सबसे पहले बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। देखो, कुल उत्पादन बढ़ जरूर रहा है लेकिन बढ़ते हुए दर से बढ़ती है, यानी कि शुरुआत में कुल जो उत्पादन बढ़ता है वो तेजी से बढ़ता है, ठीक है, अंत में घटती हुई दर से बढ़ता है, यानी कि टीपी अभी भी बढ़ रहा है लेकिन घटते हुए दर से बढ़ रहा है। शुरुआत में वृद्धि जो हुआ था टीपी में वो तेजी से हुआ था, बाद में धीमी गति से वृद्धि हुआ, लेकिन हो रहा है फिर भी वृद्धि। अर्थात आप कह सकते हैं कि पहले सीमांत उत्पादन बढ़ता है, फिर सीमांत उत्पादन घटता है और अंत में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक भी हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आगे हम लोग यहाँ पर टेबल से देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चलिए हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं जिसको हम मान्यताएं कहते हैं। तो परिवर्तनशील अनुपात का जो नियम है वो किन किन मान्यताओं पर आधारित है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए एक एक करके। सबसे पहले है यहाँ पर कि ये जो परिवर्तनशील अनुपात का नियम है ये अल्पकाल पर आधारित है, और अल्पकाल का मतलब होता है इतना कम समय अवधि जिसमें कि हम कुछ साधन को परिवर्तित बिल्कुल भी नहीं कर सकते, यानी कि कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। अगर आप इसको जो है ना प्रोडक्शन फंक्शन का इक्वेशन लिखने की कोशिश करोगे तो Q का मतलब है यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। मान लो X गुड्स का ये आउटपुट है, आउटपुट है यहाँ पर। ये फंक्शन किसका होता है? मान लीजिए कि यहाँ पर है हमारे पास, मान लो लैंड है
या फिर जो है लेबर है या फिर जो है कैपिटल है। तो चूंकि शॉर्ट रन में हम लोग बात कर रहे हैं, अल्पकाल के लिए बात कर रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं कि अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील। तो इनमें से जो ये हमारा लैंड है इसे हम कांस्टेंट कर देते हैं या फिर स्थिर कर देते हैं। तो एल के ऊपर में हमने इस तरीके से बार लगा देना है, ठीक है, समझ गए। जिसको हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं उसके ऊपर बार का प्रयोग किया जाता है। अब चूंकि श्रम जनरली हम लोग समझते हैं परिवर्तनशील साधन है, फिर इसी तरीके से पूंजी हमारा स्थिर साधन हो जाएगा, तो इसके ऊपर भी हम बार का प्रयोग कर देंगे। तो अगर हम इसको यानी कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को बताएं तो इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर ये दोनों साधन स्थिर हैं और ये जो श्रम की मात्रा है जिसको हम एन से डिनोट किए हुए हैं, ये हमारा परिवर्तनशील साधन है, ठीक है। यानी कि जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है ये एक तरीके से कह लो अल्पकालीन उत्पादन फलन से संबंध रखता है। आगे देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रम केवल परिवर्तनशील साधन है। यहाँ पर जो श्रम है या फिर लेबर है वो हमारा वेरिएबल फैक्टर है, वो हमारा जो है परिवर्तनशील साधन है। बाकी अन्य सभी साधन स्थिर होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर भूमि को यानी कि लैंड को और कैपिटल को यानी कि पूंजी को भी स्थिर कर दिया है। जबकि ये जो एन है, एन मतलब लेबर को हमने यहाँ पर परिवर्तनशील साधन के तौर पर रखा हुआ है। समझ गए होंगे। अब देखिए आगे अगली मान्यता क्या है इस नियम का। यहाँ पर कह रहा है कि श्रम की सभी इकाइयाँ जो होती है वो एक जैसा होता है, समरूप होता है, मतलब होमोजीनियस यहाँ पर है लेबर। अर्थात आप कह सकते हैं कि सभी श्रम की जो कार्य कुशलता है वो एक समान होता है। ये मान लिया गया है। हकीकत में देखा जाए तो हर एक मजदूर का काम करने का जो क्षमता होता है, कार्य करने की जो कुशलता होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन इस नियम में ये मान लिया गया है कि सभी जो लेबर हैं वो होमोजीनियस हैं, समरूप हैं और सबकी जो कार्य कुशलता है वो एक समान है, ठीक है, ये मान लिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे देखो चौथा मान्यता क्या है। कह रहे हैं कि परिवर्तनशील साधन की इकाई में परिवर्तन से यहाँ पर उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। मतलब परिवर्तनशील साधन की जो इकाई आप लगा रहे हैं प्रत्येक बार अतिरिक्त इकाई स्थिर साधनों के साथ, तो जो भी आपका परिवर्तन हुआ है परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाई लगाने की वजह से, तो उसको आप यहाँ से आसानी से माप सकते हैं। इस बात को मान लिया गया है। हालांकि देखा जाए तो एक बात तो बहुत बेहतरीन जानते हैं हम लोग कि केवल एक साधन की मदद से हम उत्पादन नहीं कर सकते। हमको जो है ना स्थिर और परिवर्तनशील साधन दोनों चाहिए होता है। हालांकि यहाँ पर एक एजम्पशन है तो इसको आप मान ही करके चलिए कि ये बिल्कुल सही है एजम्पशंस के लिए, लेकिन ये एक्चुअल में गलत होता है। हकीकत में या फिर वास्तविक जीवन में देखेंगे तो किसी एक साधन की मदद से आप एक काम नहीं कर सकते। जैसे कि खेती बाड़ी करने के लिए आपको बहुत सारे साधन की ज़रूरत होती है। हल चाहिए, बैल चाहिए, बीज चाहिए, खाद चाहिए, गोबर चाहिए, भूमि चाहिए, इस तरह से कई सारे साधन की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मान लिया गया है कि जो परिवर्तनशील साधन की इकाई है उनमें परिवर्तन होने की वजह से जो उत्पादन के स्तर में परिवर्तन आ रहा है वो कितना परिवर्तन हुआ है उसको आसानी से मापा जा सकता है। ये चीज़ मान लिया गया है। आगे देखो कह रहा है कि तकनीकी ज्ञान का स्तर दिया हुआ है। जो भी टेक्निकल नॉलेज है देश के अंदर उसको एज्यूम यहाँ पर कर लिया गया है कि भैया जो है वो है, उसमें अब कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि तकनीक में अब कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को मान लिया गया है। तो आपने देखा कौन कौन सी चीज़ों को, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, क्योंकि मान्यता याद नहीं होगा तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि ये जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है ये अल्पकाल पर आधारित है, जहाँ पर कुछ साधन स्थिर होते हैं तो कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि श्रम केवल जो है परिवर्तनशील साधन है और बाकी अन्य सभी साधन जो है वो स्थिर साधन के तौर पर यहाँ पर होंगे। फिर से यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि श्रम की इकाइयाँ जो वो एक जैसी होती है, समरूप होती है या फिर होमोजीनियस होती है, यानी कि सभी जो श्रम की मात्रा है सभी जो श्रम की कुशलता है, कार्य कुशलता, वो एक समान होता है। इसी तरीके से आगे यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि परिवर्तनशील साधन की इकाई में परिवर्तनशील साधन की इकाई में परिवर्तन से जो उत्पादन में परिवर्तन हुआ है वो आसानी से मेजरमेंट किया जा सकता है। इस बात को भी यहाँ पर स्वीकार या फिर मान्यता दे दी गई है। आगे देखो, आगे फिर कह रहे हैं कि तकनीकी ज्ञान का स्तर दिया है, अर्थात तकनीक में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको एजम्पशंस तक बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं टेबल और डायग्राम, जो कि हमारा मेन कंसेप्ट है। अब यहाँ पर हमने एक लाइन लिख देना है पहले कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को हम निम्न तालिका और रेखा चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है।
अब देखिए टेबल में क्या क्या हमने लिखा हुआ है। स्थिर साधन की मात्रा मान लिया है कि ये पूंजी है, ठीक है, ये क्या है हमारा पूंजी है, स्थिर साधन के तौर पर मैंने पूंजी को ले लिया। परिवर्तनशील साधन की मात्रा हमने ले लिया है यहाँ पर, तो परिवर्तनशील साधन हमारा श्रम है या फिर लेबर है। इसी तरीके से टीपी मतलब कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट को यहाँ पर हम बोल रहे हैं सीमांत उत्पाद, यानी कि शॉर्ट में हम बोल सकते हैं एमपी, और औसत उत्पादन को बोला जाता है एवरेज प्रोडक्ट यानी कि एपी। तो इस तरीके से टीपी, एमपी, एपी हमने ले लिया। ये श्रम की इकाई है या फिर श्रम की मात्रा है, जो कि वेरिएबल फैक्टर के तौर पर होगा या फिर परिवर्तनशील साधन के तौर पर है। और जो हमारा पूंजी है वो स्थिर साधन के रूप में यहाँ पर लिया गया है। अब देखते हैं आगे। यहाँ पर देखेंगे आप टेबल में तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएगा अच्छे से। जैसे कि मैंने कहा कि स्थिर साधन स्थिर है, ये समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा, तो हमने इसका जो कुछ भी मात्रा शुरुआत में रखा है वही पूरे जो है मात्रा को मैंने उत्पादन की प्रक्रिया तक रखा, अंतिम तक, ठीक है, इसमें कोई बदलाव मैंने नहीं किया। लेकिन यहाँ पर देखिएगा परिवर्तनशील साधन की मात्रा मैंने शुरुआत में 1 लिया था, यानी कि पूंजी की इकाई भी 1 है, श्रम की इकाई भी 1 है, तो इसका अनुपात तो अलग होगा 1:1 का। इसका अनुपात देखिए यहाँ पर 1 हमने लिया है पूंजी यानी कि श्रम की, सॉरी यहाँ पर क्या है, पूंजी की इकाई 1 है और श्रम की इकाई 2 है, तो ये तो अनुपात अलग हुआ। तो जैसे जैसे हम स्थिर साधन के साथ यानी कि इस साधन के साथ इस साधन यानी कि परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं, क्या लग रहा है ये टीपी बढ़ रहा है या नहीं, तो लगातार ये देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। पहले 2 इकाई उत्पादन हो रहा था, फिर 5, फिर 9, फिर 12, फिर 14, फिर 15, लेकिन क्या लग रहा है ये हमेशा एक जैसा गति से बढ़ रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं, गति हमेशा इसका अलग अलग है। तो यहाँ पर इसी चीज़ के लिए कह रहे हैं कि स्थिर साधनों के साथ जब हम परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं तो कुल उत्पादन हमारा एक जैसा परिवर्तन नहीं होता, ये अलग अलग तरीके से परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। जैसे कि शुरुआत में देखेंगे तो 1 इकाई पूंजी और 1 इकाई लेबर के साथ हमारा उत्पादन यहाँ पर 2 इकाई हो रहा था, ठीक है, मतलब कि आप कह लीजिए कि टोटल प्रोडक्ट 2 इकाई था। अब यहाँ पर 1 इकाई पूंजी और 2 इकाई हमने श्रम लगा दिया, तब यहाँ पर उत्पादन की मात्रा देखो 5 हो गया। तो कितने का परिवर्तन आया, 3 का, वही 3 यहाँ पर लिखा गया है। अब फिर से देखेंगे श्रम की मात्रा यहाँ पर 3 है, पूंजी की मात्रा 1 है, तो 3 यहाँ पर जो है वो लेबर के साथ और 1 इकाई पूंजी के साथ जब उत्पादन कर रहे हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्ट 9 हो चुका है, जो कि पहले 5 हो रहा था। लेकिन परिवर्तन कितने का आया, तो यहाँ पर 4 इकाई का परिवर्तन आया है। यानी कि जो टीपी में परिवर्तन है उसी को बताते हैं हम एमपी की मदद से, यानी कि टीपी का जो रेट बताता है या फिर दर बताता है या फिर स्पीड बताता है वो होता है एमपी। समझ आ गया होगा। तो यहाँ से अब देखिए कि जैसे जैसे हम परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं ये टीपी बढ़ते चला जा रहा है, लेकिन हमेशा नहीं बढ़ा है। आगे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर देखेंगे शुरुआत में ये जो है बढ़ा 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 बढ़ा, फिर यहाँ पर देखो आकर के स्थिर हो गया है ना, 15 और 15 है, और फिर यहाँ पर आकर के घट गया, 15 से सीधा 14 हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि शुरुआत में जो है वो यहाँ पर देख लीजिए टीपी जो बढ़ने का रफ्तार था वो तेज़ था, कह सकते हैं ना, जैसे कि 2 इकाई पहले था, फिर यहाँ पर 3 का परिवर्तन आ गया, फिर यहाँ पर 4 का, लेकिन फिर आगे देखिए यहाँ तक केवल बढ़ा, यानी कि यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न्स आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हैं हमारा आउटपुट तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। लेकिन अब भी हम लेबर को बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, लेबर को बढ़ाने के साथ अब हमारा टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है लेकिन घटते हुए रेट से बढ़ रहा है। जैसे कि पहले 4 अगर बढ़ा हुआ था तो अब केवल 3 इकाई जो है इसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। फिर आगे देखिए 2 इकाई का परिवर्तन देखने को मिल रहा है और फिर आगे 1 इकाई का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक स्थिति ऐसा भी बनता है कि अब 0 इकाई का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और अगली बार जब हम फिर से वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा देते हैं यहाँ पर स्थिर साधन के साथ तो हमारा जो टोटल आउटपुट है वो तो घट जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एमपी जो हमारा है वो नेगेटिव हो चुका होता है। समझ गए होंगे कि जैसे जैसे हम स्थिर साधन के साथ में इस परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं हमारा टोटल प्रोडक्ट 3 अलग अलग तरीके से बढ़ रहा है। शुरुआत में तेजी रफ्तार से बढ़ा, फिर घटती हुई दर से, और फिर टीपी घट भी गया क्योंकि एमपी नेगेटिव हो गया। समझ गए होंगे। तो एपी का यहाँ पर ज़्यादा भूमिका नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसको कैलकुलेट करके ऐसे कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं आगे देखिए यहाँ पर क्या है, डायग्राम बना हुआ। डायग्राम में सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस खींच लेना है और वाई एक्सिस खींच लेना है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचने के बाद ये आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को खींचा जाता है, ठीक है। उसके बाद
टीपी का जो डायग्राम बनेगा वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल यहाँ पर होते हुए इस तरीके से उठेगा और आसानी से आप इसको ऐसे मोड़ देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम इसकी बात कर लें एमपी का, तो एमपी देखिए यहीं से उठा जरूर है, लेकिन ये यहीं तक जाकर के मैक्सिमम हुआ, उसके बाद फिर घटना शुरू हो गया। लेकिन अब यहाँ पर नाम दे दीजिए, जैसे कि ये टीपी था और ये आपका एमपी। लेकिन अब यहाँ पर देख सकते हैं ये एमपी वाला लाइन हमने खींचा ना, ये वाला, ये देखिए एमपी का लाइन था, ये ओरिजिन से ऐसे गया, शुरुआत में उठा, यहाँ मैक्सिमम हुआ, उसके बाद फिर घटने लगा। तो जिस टाइम ये मैक्सिमम हुआ है उसी टाइम जब टीपी पर देखोगे तो टीपी के उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि परिवर्तन का बिंदु बोलते हैं। जहाँ पर आपका एमपी मैक्सिमम है ना, ये देखो एमपी वाला लाइन है, तो एमपी जहाँ पर मैक्सिमम उठा हुआ है उसके जस्ट सामने आप जाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एपी तो आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ था, आपने टेबल में देखा, लेकिन ये हमेशा से जो है वो एमपी से नीचे ही रहता है। तो देखो एमपी ये वाला था चूँकि, तो इसलिए ये एमपी से नीचे ही रहेगा, देखो यहाँ पर नीचे है, और ये अभी भी नीचे है, अभी भी नीचे है, और धीरे 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 इस तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पर आपने देख लिया है कि किस तरीके से इस एस वाले पॉइंट पर एपी और एमपी बराबर हो रहा है। चूँकि देखो ये वाला एपी वाला है और ये यहाँ से जो आया एमपी है, तो एपी और एमपी इस वाले पॉइंट पर यानी कि पॉइंट एस पर दोनों इक्वल हो रहे हैं, और जहाँ से इक्वल हुआ है वहाँ पर श्रम की मात्रा कितनी है, ON मात्रा है। इतना यानी कि वेरिएबल फैक्टर लगाने पर हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो यहाँ पर हो रहा है, आप देखेंगे इतना हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं, ON मात्रा से हम OM कर देते हैं, तो क्या होता है हमारा, देखो टोटल प्रोडक्ट पहले जो यहाँ पर हमारा इतना हो रहा था, अब टोटल प्रोडक्ट हमारा पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जहाँ आपका पॉइंट एस के ऊपर आपका एपी और एमपी दोनों बराबर हो रहे थे, वहीं से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि अब बता दे रहा है कि यहाँ पर एक पहला स्टेज बन चुका है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो देखेंगे आप उत्पादन का स्तर, ये सब ये आपका फर्स्ट स्टेज है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ स्टेज 1। और जो आपका यहाँ पर एमपी और एपी चूँकि इस पॉइंट पर बराबर हो रहे थे, वहीं से मैंने एक लाइन खींचा हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ से लेकर के आपका एमपी देखोगे तो यहाँ पर एमपी आया करके इस पॉइंट पर एमपी 0 हो चुका है। चूँकि देखो ये वाला जो लाइन गया था ये आपका ये एमपी का ही लाइन था, और यहाँ पर एमपी आकर के 0 हो चुका है। उसी पॉइंट पर आप ऊपर देखोगे तो ये एच से दिखाया गया है जो कि टीपी का है, तो टीपी यहाँ पर मैक्सिमम में है। टीपी कहाँ है, मैक्सिमम में है, मैक्सिमम टीपी अब कह सकते हैं इसको। तो एक बात ध्यान रखना होगा कि जहाँ टीपी मैक्सिमम पर है ना, जिस श्रम की इकाई पर, वहीं पर आपका ये जो एमपी है ना, ये वाला जो एमपी है इस पॉइंट पर 0 हो चुका है। मतलब कि आप ऐसे कह लीजिए कि जैसे जैसे आप देखते हैं कि एमपी आपका शुरुआत में बढ़ रहा था तो टीपी भी बढ़ रहा था, लेकिन टीपी तेज़ी से बढ़ रहा था, रफ्तार बहुत तेज़ था कह सकते हैं, क्योंकि टीपी का जो रफ्तार है वो एमपी बताता है, और एमपी अगर तेज़ है तो टीपी भी तेज़ होगा। दूसरा देखो, दूसरे में हमने क्या कहा कि जिस वक्त आपका ये जो एमपी वक्र है ये यहाँ पर 0 बता रहा है, तो एमपी जब 0 हुआ तो उसी वक्त जो टीपी है आपका, वो टीपी आपका क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि एमपी जब नेगेटिव हो गया, एमपी क्या हुआ, नेगेटिव हो गया, तो उस वक्त आपका जो टीपी है वो घटना शुरू हो गया। अब देखेंगे इस पॉइंट के बाद इधर जो एमपी है वो नेगेटिव है, क्योंकि 0 से इधर वाले एक्सिस में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर आपका एमपी नेगेटिव हो रहा है, तो उस वक्त के बाद यानी कि ये जो मैक्सिमम दिखा रहा था, इसके बाद टीपी देखो घटना शुरू हो गया। क्यों, चूँकि एमपी नेगेटिव हो गया तो टीपी घट रहा है। तो इस तरीके से आपको ये सब रिलेशन ध्यान में रखने होंगे। एक बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है ये, इसलिए हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सको। यहाँ पर देखिए अब हम क्या कह रहे हैं आगे, कह रहे हैं कि उपरोक्त रेखा चित्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम परिवर्तनशील साधन की अधिक से अधिक इकाइयों को काम पर लगाते जाते हैं, वैसे वैसे स्थिर और परिवर्तनशील साधनों का अनुपात बदलते चला जाता है। जो कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि स्थिर साधन स्थिर ही है, लेकिन परिवर्तनशील साधन की अधिक से अधिक इकाइयों को काम पर लगाया जाता है, वैसे वैसे स्थिर और परिवर्तनशील साधनों का अनुपात बदलते जाता है। तो आपका ये जो है ना पॉइंट क्या हो गया एक जगह पर कि भैया यहाँ पर 3 अलग अलग अवस्थाएं मिल रही है, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था। तो उत्पादन के साधनों का अनुपात चूंकि बदल रहा है, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधनों का अनुपात बदल रहा है,
तो स्थिर और परिवर्तनशील साधन का अनुपात अगर बदलेगा तो शुरुआत में आप देखेंगे तो कुल उत्पादन बढ़ते हुए दर से बढ़ रही थी और अंत में घटते हुए दर से बढ़ रही थी। तो इस तरीके से आप दो खंड में इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब रेखा चित्र के बारे में बात कर रहे हैं कि एक्स अक्ष पर श्रम की मात्रा को रखा गया है और वाई अक्ष पर जो है उत्पादन की मात्रा को रखा गया है। टीपी जो है वो कुल उत्पादन वक्र है, एपी औसत उत्पाद वक्र है और एमपी सीमांत उत्पाद वक्र है। तो इस तरीके से सबका नाम हमने दे दिया। चित्र में आप देखेंगे तो कुल उत्पाद वक्र जो टीपी है उसके बिंदु एफ पर परिवर्तन का बिंदु कहा जाता है। एफ कहाँ है आप देख लीजिए, जहाँ मैंने कहा था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ है एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। फिर से हम आपको रेखा चित्र दिखा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये जो पॉइंट है ये पॉइंट एफ से दिखा रहे हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है? चलिए अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ना होगा भाई। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा रुकना, इसको एडजस्ट करना होगा। हाँ अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इसी वक्र पर यानी कि जो टीपी वक्र है इसी वक्र पर आप देखेंगे तो बिंदु एच पर क्या हो रहा था, अधिकतम कुल उत्पाद यानी कि टीपी मैक्सिमम हो गया था बिंदु एच पर। ये तो आपको याद ही होगा। उसी समय आप देखते हैं तो सीमांत उत्पाद आपका शून्य हो गया था यानी कि एमपी 0 हो चुका था। एस बिंदु पर आपने क्या देखा कि औसत उत्पाद यानी कि एपी और सीमांत उत्पाद यानी कि एमपी दोनों वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। किस बिंदु पर? बिंदु एस पर, ठीक है। एपी और एमपी दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे थे, अर्थात बिंदु एस पर आप देखेंगे तो औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों का मान एक समान हो जाता है यानी कि दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ये तो बात हो गई क्लियर। थोड़ा सा यहाँ पर हम और भी एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि उपरोक्त तालिका एवं रेखा चित्र की सहायता से हम 3 अवस्थाएं देखते हैं। पहली अवस्था में आपको क्या मिला कि कह रहे हैं कि पहली अवस्था में परिवर्तनशील साधन की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से सीमांत उत्पादन जो है वो अधिक प्राप्त होते चला गया, जिससे कि आपका कुल उत्पादन बढ़ते हुए दर से बढ़ती है। अंत में आप देखेंगे अर्थात आप कह सकते हैं कि इस अवस्था में सीमांत उत्पादन बढ़ रहा था और कुल उत्पादन भी बढ़ रहा था, औसत उत्पादन यानी कि तीनों बढ़ रहा था। तो पहली अवस्था में तो आपने देखा कि तीनों बढ़ रहा था, लेकिन कुल उत्पाद जो बढ़ रहा था वो तेजी गति से बढ़ रहा था। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरी अवस्था, इसमें क्या हो रहा था कि परिवर्तनशील साधन की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई प्रयोग करने से सीमांत उत्पादन कम होती जा रही थी, जिससे कि कुल उत्पादन जो है घटते हुए दर से बढ़ रही थी। कुल उत्पादन बढ़ रहा था जरूर, लेकिन घटते हुए दर से बढ़ रहा था। अर्थात इस अवस्था में कह सकते हैं कि सीमांत उत्पादन घटती है एवं कुल उत्पादन का जो है वो बढ़ जाती है। कुल उत्पादन क्या होता है, बढ़ता जरूर है, लेकिन सीमांत उत्पादन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो स्पीड यहाँ पर दरअसल टोटल प्रोडक्ट का जो है वो कम हो गया, परंतु औसत उत्पाद जो वो घटती है, क्योंकि टीपी घट रहा है तो टीपी से ही ना एपी निकलता है, तो एपी भी घटने लगा। यानी कि तीसरी अवस्था में देखिए कह रहे हैं कि यहाँ पर देखो परिवर्तनशील साधन की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाती है। यानी कि जब ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयोग करने लगे, चूँकि देखो स्थिर साधन ऑप्टिमम लेवल तक जब यूज हो जाता है तो एक मैक्सिमम प्रोडक्शन देगा, और उसके बाद अगर आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं अपनी भूमि के ऊपर, मान लो ये हमारा जो है वो खेत है, अब इसमें हमने क्या किया, एक के बाद एक लेबर लगाते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि शुरुआत में जो है टोटल प्रोडक्ट आपका बढ़ा, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा खेत था और धीरे धीरे करके आप लेबर को लगाते जा रहे थे। एक कहीं ऐसा स्थिति आएगा जहां पर फैक्टर आइडियल फैक्टर रेशियो बोलेंगे, यानी कि वो अनुपात जो कि इस खेत को चाहिए, इतना भूमि, इतना बीज, इतना खाद, इतना मजदूर, उस हिसाब से इसमें मिल गया सारी चीज़ें, तब जाकर के प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाता है। और जब ये ऑप्टिमम तरीके से ये भूमि इस्तेमाल होने लगता है या फिर स्थिर साधन आपका एक ऑप्टिमम लेवल तक यूज होने लगता है, उसके बाद अगर आप वेरिएबल फैक्टर को यहाँ पर बढ़ाएंगे तो आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा नहीं, घटना शुरू हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि जिससे कि कुल उत्पादन घटने लगती है। क्यों? क्योंकि सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, और जैसे ही सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है तो टीपी घटने लगेगा, परंतु औसत उत्पाद भी अभी भी आपका धनात्मक बना रहता है। यानी कि सीमांत उत्पाद ऋणात्मक तो हो सकता है, लेकिन औसत उत्पाद आपका ऋणात्मक नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही बना रहता है। यहाँ पर 2 लाइन और भी हमने लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा क्या है कि तालिका एवं रेखा चित्र से यह भी स्पष्ट है कि जब तक सीमांत उत्पाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर करके लिख लेना, ठीक है। देखो कह रहे हैं कि जब सीमांत उत्पाद बढ़ता है तब कुल उत्पाद भी बढ़ता है। जब सीमांत उत्पाद बढ़ रहा है यानी कि एमपी बढ़ रहा है, ठीक है, तो एमपी के बढ़ने से आपका क्या हो रहा है, टीपी भी बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए
दूसरा क्या कह रहे हैं कि जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है, यानी कि टीपी आपका जो है वो मैक्सिमम पर पहुंच जा चुका है, मैक्सिमम तक जा चुका है, तो सीमांत उत्पादन आपका क्या हो गया है, शून्य, यानी कि एमपी जो है आपका हो गया है 0। और तीसरा पॉइंट क्या है कि जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है, यानी कि एमपी आपका जो है वो नेगेटिव हो गया है, तो उस वक्त टोटल प्रोडक्ट यानी कि कुल उत्पाद क्या हुआ है, ये घटना शुरू हो गया, यानी कि टीपी आपका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो यही सब आपको समझाना था और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं लिखना है। एक लाइन हमने यहाँ पर फिर लिखा हुआ है, सिर्फ कह रहे हैं कि एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के दूसरे स्थान पर बना रहना पसंद करेगा। विवेकशील उत्पादक का मतलब वह उत्पादक जो कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन चाहता है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो ऐसा उत्पादक यहाँ पर कहलाएगा रैशनल प्रोड्यूसर या फिर विवेकशील उत्पादक, और ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, और इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एक बेहतर तरीके से ऑप्टिमली जो है अपने स्थिर और परिवर्तनशील साधनों का रेशियो लगाना पड़ेगा, जिससे कि अधिक से अधिक लाभ कमा सके। तो बताइए कि इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन कौन है, दूसरे स्थान पर ये बना रहना चाहेगा, यानी कि आप कह सकते हैं दूसरी अवस्था पर बना रहना चाहेगा, यानी कि जो सेकेंड स्टेज था, क्योंकि सेकेंड स्टेज में आप देखेंगे तो टीपी आपका मैक्सिमम हो चुका था और एमपी शून्य, तो यही स्थिति दरअसल इसको चाहिए था। यहाँ पर देख लीजिए टीपी क्या है, टीपी यहाँ पर है, और एमपी कितना है, देखो तो एमपी वाला लाइन ये वाला, ठीक है, एमपी यहाँ पर आया 0 हो गया था, लेकिन उसी वक्त टीपी देखोगे तो टीपी देखो मैक्सिमम हो चुका है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इसलिए इसी पोजीशन में, यानी कि ये वाली जो दूसरी स्थिति है, दूसरी अवस्था है, इसी पर बना रहना चाहता है एक रैशनल प्रोड्यूसर, क्योंकि यहाँ पर टीपी देखो इस स्टेज में बढ़ भी रहा है और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम भी हो जाता है, और लेकिन इस स्टेज के बाद टीपी घटने लगता है, तो ना ही उसको इधर वाली स्थिति चाहिए किसी रैशनल प्रोड्यूसर को, ना ही इधर वाला चाहिए, बल्कि ये वाली स्थिति अगर मिल जाए तो बहुत बेहतर है, जो कि हम सेकेंड स्टेज कह रहे हैं, जिसको मैंने अभी अब रंग दिया है, ठीक है। तो इस अवस्था में क्यों रहना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर टीपी बढ़ भी रहा है और बढ़ते बढ़ते टीपी जो है मैक्सिमम भी हो चुका है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। आज मैंने जो भी आपको कंसेप्ट बताया है आपको कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर जो है अपना राय व्यक्त करिएगा, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी बन चुकी है ऑलरेडी, और चूंकि समझाने में बहुत मेहनत भी लगता है, सो आप लोग जानते ही हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से हम अगली वीडियो अपडेट के साथ। आज रखते हैं इतना ही। जय हिंद।